तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स का सेक्शन। और बेसिक मैथ्स का सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिना बेसिक मैथ्स के लिए बेसिक मैथ्स को जाने हुए आपको फिजिक्स नहीं बनेगी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, है ना। इसलिए बेसिक मैथ्स पढ़ना बहुत जरूरी है। और बेसिक मैथ्स में भी हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे उसको बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं और जो आपने पहले सीखा होगा 10th तक, वो तो आपको आता ही होगा, उसको हम रिवाइज कर लेंगे। और कुछ चीजें ऐसी भी सीखेंगे जो शायद आपने अभी तक पढ़ी नहीं होंगी, ठीक। और जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि किसी महान साइंटिस्ट ने कहा है कि जैसे कि बॉर्डर पर आपके सैनिक लड़ते हैं ना, तो सैनिक जब लड़ते हैं तो आप सोचो, अगर आप सैनिक से उसके हथियार छीन लो, बंदूक छीन लो, तो क्या वो इफेक्टिवली लड़ पाएगा? वो इफेक्टिवली नहीं लड़ पाएगा। लेकिन अगर उसके पास बंदूक होगी, वो टूल होगा जिससे वो लड़ाई कर सकता है, तो वो बहुत आसानी से लड़ सकता है ना, अपने दुश्मनों से। वैसे ही फिजिक्स के साथ है। फिजिक्स के लिए जो बेसिक मैथ्स है वो हथियार की तरह है, टूल की तरह है, जिससे आप फिजिक्स से लड़ाई लड़ पाओगे और फिजिक्स को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर बेसिक मैथ्स आपको पता नहीं होगा तो फिर आपको फिजिक्स से लड़ाई जो होगी वो कठिन हो जाएगी और फिजिक्स फिर आसानी से समझ में नहीं आएगी, है ना। इसलिए बेसिक मैथ्स का सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो हम लोग पहला सेक्शन पढ़ रहे हैं। पहले सेक्शन का नाम क्या है, पहले टॉपिक का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों टी रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, उसको हम शॉर्ट में टी रेशियोज बोलते हैं। अब ये टी रेशियोज क्या होते हैं उसको जल्दी से समझ लेते हैं। हालांकि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जानते हैं, फिर भी एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। तो टी रेशियोस आपका राइट एंगल ट्राइंगल में होते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल जो होते हैं बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो आपको पता है कि उसमें एक एंगल जो होता है वो आपका क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप उसको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेनिस होता है जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, सबसे बड़ी साइड ट्राइंगल में, उसको आप हाइपोटेनिस बोलते हो, है ना। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हाइपोटेनिस। उसके बाद फिर आपको पता है कि ये जो साइड है ये क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड होगी क्या बच्चों? बेस। अगर मैं ये एंगल लूं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। लेकिन बच्चों अगर मैं एंगल ऊपर ले लेता, ऊपर वाले एंगल के लिए बोलता, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस हो जाता। तो बिना एंगल के आप परपेंडिकुलर और बेस नहीं बोल सकते, पहली बात। जब आपको एंगल पता चलेगा तब उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी और उसके साथ वाली साइड बेस कहलाएगी। तो परपेंडिकुलर को हमने पी से रिप्रेजेंट कर दिया, बेस को हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या होगा कि हमारे पास तीन चीजें हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनिस। अब इन तीनों में से आप किसी ना किसी का रेशियो ले सकते हैं। तो अगर ऐसे रेशियो अगर आप लेंगे, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस का रेशियो, या बेस अपॉन हाइपोटेनिस का रेशियो, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो, तो इन तीनों चीज में किसी भी दो का रेशियो लोगे तो ऐसे 6 रेशियोज पॉसिबल है। और ये जो रेशियो आप लोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे जो रेशियो लोगे आप, उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी टी रेशियोज। तो जैसे हमने सबसे पहला जो रेशियो लिया फर्स्ट, वो हमने लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। अब ये जो रेशियो लिया बच्चों, ये एंगल से रिलेटेड है, तो इसका हमें कुछ नाम देना था, तो हमने इसको नाम दिया साइन ऑफ एंगल। मतलब साइन एक वर्ड का प्रयोग किया गया और साइन थीटा बोला गया। तो साइन थीटा बोला गया, कौन सा रेशियो है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। वैसे ही हमने क्या किया कि हमारा दूसरा रेशियो था बेस अपॉन हाइपोटेनिस। दूसरा रेशियो ये हो सकता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो इसका भी, ये भी एंगल से रिलेटेड है, तो हमें इसको अलग नाम देना पड़ेगा। तो इसका नाम दिया हमने कॉस थीटा, है ना। क्योंकि ये रेशियो अलग था तो इसको हमने एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम दिया, दैट इज कॉस थीटा। तो साइन थीटा हो जाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, कॉस थीटा हो जाता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनिस। वैसे ही आपका जो नेक्स्ट रेशियो है वो आप ले लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसको एक नया नाम दिया गया, उसको बोला गया टेन थीटा। अब जैसे बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनिस हो गया, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो आप देखो ये जो टेन थीटा है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो आप इन दोनों का आप रेशियो ले लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हाइपोटेनिस हाइपोटेनिस कट जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा। तो आप टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हो, है ना। तो ये भी याद रखेंगे। फिर फोर्थ
आपका ये जो रेशियो लिया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका उल्टा रिवर्स भी तो ट्रू है। हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर का भी रेशियो हो सकता है ना, इसका रिवर्स। तो इसका अगर हम रिवर्स करें हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि हम रिवर्स रेसिप्रोकल करें किसका, 1 अपॉन साइन थीटा का, तो इस रेशियो को नया नाम दिया गया, इसको बोला गया कोसेक थीटा, है ना। और वैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल करें बेस अपॉन हाइपोटेनिस का, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनिस अपॉन बेस, यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इसको नया नाम दिया गया, इसको बोला गया सेक थीटा। वैसे ही एक और पॉसिबल है, वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा को आप लिख सकते हो कॉट थीटा, तो इसको नया नाम दिया गया, दैट इज कॉट थीटा। और 1/tan थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हो 1/sin अपॉन कॉस, तो ये उल्टा हो जाएगा उसका, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉट थीटा को आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो ये तीनों साइड के जितने पॉसिबल रेशियो हैं वो हमने सब बना लिए और उनको हमने नाम दे दिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। अब आप ध्यान से देखो, ये जब अपने एंगल की वैल्यू बदलेगी, कभी एंगल इतना होगा, कभी एंगल इतना होगा, कभी एंगल कुछ और होगा, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस की लेंथ भी चेंज होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एंगल इतना है तो अभी परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनिस ये है, तो इनके रेशियोज भी बदल जाएंगे। वैसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो बदल जाएंगे, ये बदल जाएंगे, तो ये एंगल पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने यहाँ पे थीटा लिया। अब ये अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग वैल्यूज होती है ना बच्चों। तो वैल्यूज क्या होती हैं वो भी आपको पता है, जैसे कि आप कितनी वैल्यूज के लिए, एंगल्स के लिए वैल्यू जानते हो, जो आपने 10 तक सीखा होगा। आप 30 डिग्री के लिए जानते हो, अगर ये एंगल 30 डिग्री हुआ तो इन सब रेशियो का कितना वैल्यू होगा। फिर वैसे ही आपने 0 डिग्री के लिए आप जानते हो, अगर ये एंगल 0 डिग्री होगा तो इन रेशियोज की क्या वैल्यू होगी। वैसे ही आप 45 डिग्री के लिए वैल्यू जानते हो, 60 डिग्री के लिए वैल्यू जानते हो, 90 डिग्री के लिए वैल्यू जानते हो। तो ये आपने सब सीखा हुआ है 10 तक, है ना, ये वैल्यूज निकाली हुई है आपने। तो यहाँ पे जैसे हम साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन 0 की वैल्यू आपको पता है, बहुत आसानी से आप निकाल देते हो, बोलते हो 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 है। वैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, साइन 90 की वैल्यू 1 है, ये सब आपको पता है। और वैसे ही हम कॉस थीटा के लिए सारी वैल्यूज लिखें, तो आपको पता है कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, और कॉस 90 0 होता है। वैसे ही आपको टेन थीटा के लिए वैल्यू पता है, क्या वैल्यू है बच्चों, इन दोनों का रेशियो ले लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0/1 1, 1/2 अपॉन √3/2, तो 1/√3 बचता है, ये 1 बचेगा tan 45, ये आपका √3 होगा, और ये 1/0 इंफिनिटी होगा, है ना। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता है पहले से। और बाकी के रेशियोज की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, उनके रेसिप्रोकल ले लो, बहुत इजीली, बहुत आसानी से निकल आएंगे, है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं भाई, इसमें कुछ आइडेंटिटीज भी लगती हैं। जैसे मेन जो आइडेंटिटीज है वो बनती है आपका, मतलब इसमें रिलेशंस बनते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा में कुछ रिलेशन होगा, टेन थीटा कॉट थीटा में कुछ रिलेशन होगा, कॉसेक थीटा सेक थीटा में कुछ रिलेशन होगा। अब वो रिलेशन कैसे निकलता है, तो वो निकलता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम को जानते हो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या होता है, ये आपने बहुत पहले ही सीखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तो उसमें जो हाइपोटेनिस का स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेनिस वाली साइड होती है वो किसके बराबर होती है बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस को हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये जो पाइथागोरस वाली इक्वेशन है, थ्योरम की इक्वेशन है, आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे, तो अगर आप इसमें क्या करो बच्चों, हाइपोटेनिस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यानी कि मैंने इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया किससे, हाइपोटेनिस के स्क्वायर से, तो देखो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हाइपोटेनिस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनिस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस का होल स्क्वायर लिख लेते हैं अपन, क्योंकि स्क्वायर अपॉन स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे भी डिवाइड होगा हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस का स्क्वायर। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, तो हाइपोटेनिस और हाइपोटेनिस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 इज इक्वल टू कितना बचेगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस जो है वो आपका साइन थीटा है, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और बेस अपॉन हाइपोटेनिस कॉस है, तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो आपको देखो एक आइडेंटिटी मिली, रिलेशन मिला,
वो रिलेशन क्या मिला बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन और कॉस में आपको रिलेशन मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1। ये आपने जानते हो, पहले आपने पढ़ा हुआ है, और इसको बोलते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आइडेंटिटी है, रिलेशन है ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, वैसे ही आप सोचो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, अगर आप इसको किससे डिवाइड कर दो, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब हम क्या करेंगे, हम इसको और भी इसमें से रिलेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो, जैसे अभी हमने पूरी इक्वेशन को हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से डिवाइड किया था, इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो आप परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। देखो आपको क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, और प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो क्या था बच्चों, कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, कॉट, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको एक और आइडेंटिटी मिल गई, एक और रिलेशन मिल गया। अब जो रिलेशन मिला वो किस किस के बीच में मिला बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा और आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, वैसे ही आप चाहो तो इक्वेशन 1 को आप बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो आपको एक और आइडेंटिटी मिलेगी, बेस के स्क्वायर से एक और आइडेंटिटी मिलेगी, डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, है ना। तो ये आपको आइडेंटिटी मिलेगी। तो यहां से देखो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या था, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस सेक था, तो इसको लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस बेस स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा 1। तो देखो एक और आइडेंटिटी मिल गई, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आई होप आपको ये तीनों रिलेशन क्लियर समझ में आए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको पता ही थे कि क्या होते हैं, और इनकी वैल्यूज भी आपको ऑलरेडी पता ही है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। ठीक, तो रिलेशन अच्छे से याद रखेंगे कि ये रिलेशंस होते हैं, और टी रेशियोस की वैल्यूज याद रखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, इस तरीके से। तो देखिए बच्चों, ये मैंने आपको तीनों फॉर्मूले, तीनों आइडेंटिटीज निकाल के बता दिए हैं, इनको याद रखेंगे, टी रेशियोस को याद रखेंगे, और ये सही कर लेना आप लोग। tan 0 की वैल्यू मैंने यहाँ पहले 1 लिख दी थी, 0 डिवाइड बाई 1 0 होता है, तो मैंने अब सुधार दिया, इसको 0 कर लेना आप, है ना। तो मुझसे मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने सही कर दी है। चलिए, अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये जो एंगल्स है ना बच्चों, 0, 30, 45, 60 और 90, ये तो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं आपसे बोलूं, मतलब ये ज्यादातर तो जब आएंगे तो आप तो इनको सॉल्व कर लोगे क्योंकि इनकी वैल्यूज आपको पता है, लेकिन इनके अलावा दो एंगल ऐसे हैं जो बहुत न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं, खासकर की कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। तो वो एंगल्स भी आप यहीं पे देख लो और उनकी वैल्यूज निकालना सीख लो, क्योंकि ये बड़ा काम आएगा आपके, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं आपको बताता हूँ वो दो एंगल्स कौन कौन से हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो ज्यादातर जो कंपटीशन में दो एंगल्स आते हैं, एक एंगल होता है 37 डिग्री एंड दूसरा एंगल जो होता है वो होता है 53 डिग्री। अब ये दोनों एंगल इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपटीशन में इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि जब ये एंगल्स का यूज होता है तो कैलकुलेशन आसान होती है, तो वो कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये एंगल्स देते हैं आपको। और ये हम जब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे फिजिक्स में आगे, तो इन एंगल्स का बड़ा ही उपयोग करेंगे, तो इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये। अब इसमें क्या होगा बच्चों, देखो इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री, ये तो आपको पता है, और ये जो ट्राइंगल है ये स्पेशल वाला है, इसकी एक साइड 3 यूनिट्स होती है, दूसरी साइड 4 यूनिट्स होती है, तो आपको पता ही है तीसरी साइड ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगी या इनके मल्टीपल्स में होगी। जैसे 3 का अगर मैं तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये साइड 6 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी और ये 10 हो जाएगी, या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9 हो जाएगी,
ये 12 हो जाएगी और ये 15 हो जाएगी, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 3 4 5 वाला एक स्पेशल ट्राइंगल होता है। तो इस 3 4 5 वाले स्पेशल ट्राइंगल में जो छोटा वाला एंगल होता है, छोटा एंगल, वो आपका 37 डिग्री होता है। और जो बड़ा वाला एंगल होता है, बड़ा वाला एंगल, अब 90 माइनस 37 मतलब 90 प्लस 37 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 करो। ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है, तो ये एंगल अपने आप आ जाएगा 53 डिग्री। तो आप याद रखेंगे जो स्पेशल टाइप का ट्राइंगल है 4 3 4 5 वाला साइड का, उसका एक एंगल, छोटा एंगल 37 डिग्री होता है और बड़ा एंगल 53 डिग्री होता है। अब कई बार आपको ये 37 एंगल देगा, तो वहां पे साइन 37 आएगा। तो साइन 37 डिग्री की क्या वैल्यू रखोगे, तो वो यहां से रख लेना ट्राइंगल देख के। देखो साइन 37 साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस क्या है बच्चों, 5 है। वैसे ही आपसे cos 37 पूछ ले, तो cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 4/5 हो जाएगा। वैसे ही आपसे tan 37 पूछ ले, तो tan 37 परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 3/4 हो जाएगा। या फिर उल्टा हो कि tan थीटा है 3/4, तो आपसे बोला जाए थीटा कितना होगा, तो थीटा 37 होगा। तो आई होप आपको क्लियर है इनकी वैल्यूज। वैसे ही आपको 53 से रिलेटेड पूछ सकते हैं, तो साइन 53 आ जाए, तो साइन 53 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, अब 53 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 और बेस हो जाएगा 3। ये मैंने आपको बताया, ये तो एंगल पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो साइन 53 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। वैसे ही cos 53 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो अब बेस 3 है, तो ये हो जाएगा 3/5। और tan 53 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो याद रखेंगे इस तरीके से, है ना। तो sin 37 cos 37 tan 37 और sin 53 cos 53 और tan 53, अगर इनकी वैल्यू आपको याद रहेंगी और ये कैसे निकाल रहा हूं मैं ये याद रहेगा, तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल इजिली सॉल्व हो जाया करेंगे, है ना। और कैलकुलेशन भी उसमें आसान हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बच्चों देखा कि हमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज पता है, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर। लेकिन मान लो कि अगर ऐसा हो जाए कि आपसे पूछा जाए कि cos 120 कितना होता है, cos 120 डिग्री, आपसे पूछा जाए sin 420 डिग्री कितना होता है, 460 डिग्री कितना होता है, तो ऐसे एंगल्स जो 90 से बड़े होंगे उन एंगल्स की वैल्यूज कैसे निकाला जाएगा। तो उन एंगल्स की जिनकी वैल्यूज 90 से ज्यादा होती है उनको बोलते हैं एलाइड एंगल्स, है ना। तो एलाइड एंगल्स को सॉल्व करने का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है ताकि हम किसी भी एंगल के लिए जो 90 से बड़ा होगा उसके लिए हम वैल्यूज निकाल पाए। तो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं ना। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। तो आप इसको देखिए, मैंने पहले से कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं अब समझाता हूं आपको, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वी नो दैट द values of t ratios, we know the values of t ratios if angle is 0 degree, 30 degree, 45, 60, 90। हम t ratios की वैल्यू बहुत अच्छे से जानते हैं अगर हमारे एंगल ये हैं 0, 30, 45, 60 and 90। But if we have given angles like 120 degree, 150 degree, etc., then we have to use the concept of allied angles। तब हमें allied angles का concept use करना पड़ेगा to find the values of t ratios for such angles, ताकि हम उनके t ratios की वैल्यू निकाल पाए उन एंगल्स के बहुत आसानी से, है ना। तो अब वो कॉन्सेप्ट ऑफ एलाइड एंगल्स क्या है उसके बारे में हम सीखते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि कितने एलाइड एंगल्स पॉसिबल हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं टोटल 9 एलाइड एंगल्स पॉसिबल हैं। आपको किसी भी एंगल में दिया जाए वो इन 9 कैटेगरी में ही आएगा, 9 वैल्यूज में ही आएगा। तो अगर आप इन 9 एलाइड एंगल्स को सीख गए अच्छे से तो आप किसी भी एंगल की वैल्यू टी रेशियो से निकाल सकते हैं जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होंगे, है ना। अब देखो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखो जैसे कि आपको एलाइड एंगल दिया 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, इस तरीके से मैंने आपको लिख के दिया है। तो इसमें जो थीटा है बच्चों याद रखेंगे, ये थीटा 0 से लेकर 90 के बीच में है, यानी जो भी इनमें प्लस माइनस होगा वो एंगल जो होगा थीटा वो 90 और 0 के बीच में होना चाहिए। किसके बीच में होना चाहिए, 90 और 0 के। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। अब देखो कितने एलाइड एंगल है। तो हमारा पहला एलाइड एंगल है 90 माइनस थीटा, हमारा दूसरा एलाइड एंगल हो सकता है 90 प्लस थीटा, मतलब कोई भी एंगल हो। जैसे मेरे को आपको बोला जाए कि भाई
120 डिग्री, तो 120 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 प्लस 30 डिग्री, तो 90 प्लस थीटा जैसा हो जाएगा वो। वैसे ही कोई एंगल दिया हो उसको आप 270 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो, 270 प्लस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। वो कैसे लिखना है वो अभी एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ लेंगे। पहले तो आप समझें कि कितने अलाइड एंगल्स होते हैं, टोटल 9, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, वैसे 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा, है ना। अब ये जो 9 अलाइड एंगल्स होते हैं, तो कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने इसको अलग अलग कॉलम में क्यों बनाया है, इनको एक साथ लिख देते। तो इसका कारण है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉलम 1 में ये 4 एलाइड एंगल्स लिखे हैं और कॉलम 2 में मैंने ये 5 एलाइड एंगल्स लिखे हैं। अब सबसे पहली बात तो ये जो 9 एलाइड एंगल्स हैं, इनकी आप पोजीशन देख लो एक बार। क्या देखना जरूरी है बच्चों? पोजीशंस, है ना। तो हम पोजीशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको लिखा हुआ है पोजीशंस ऑफ एलाइड एंगल। अब देखो आप क्वाड्रेंट जानते हो बच्चों, है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। और ये वाली जो लाइन है, इससे हम एंगल नापते हैं ना। कोई भी एंगल हम इसको बेस मान के नापते हैं, ये एंगल इस तरीके से। और पॉजिटिव एंगल मानते हैं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमें, ये भी आपको पता है। तो ये जो वाली लाइन है जिसका रेफरेंस से हम एंगल नापते हैं, वो 0 डिग्री है। और अगर हम पूरा घूम के इस पे आ जाए वापस, तो वो 360 डिग्री है। अब 0 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं बच्चों? तो 0। और 360 को कितना रेडियन में लिखते हैं? तो 2 पाई। अब जिन बच्चों को रेडियन में एंगल कैसे लिखते हैं ये नहीं पता है, तो आप यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में जाकर प्लेन एंगल का कंसेप्ट पढ़ लें। वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज को रेडियन में और रेडियन को डिग्रीज में, और ये रेडियन सिस्टम क्या होता है वहां पे डिटेल में आपको बताया गया है ना। तो यूनिट एंड डायमेंशंस वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन एंगल में जाके आप देख सकते हैं, तो वो देख लेंगे, उसके बाद आपको रेडियन समझ में आ जाएगा। तो 0 डिग्री या 360 डिग्री है ये वाली लाइन। अगर यहीं पे है तो 0, और घूम के पूरा एक सर्कल आ गए हैं तो 360 डिग्री। तो 0 डिग्री का रेडियन में होता है 0 और 360 का होता है 2 पाई। फिर ये वाली जो लाइन है, ये आपको यहां से यहां जाने पर कितना एंगल हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री, ये भी पता है आपको। और रेडियन में 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिखते हैं। फिर आप घूमकर अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री, या फिर इसी को हम बोलेंगे पाई रेडियंस। फिर आप इस वाले एंगल पे आ गए 3 क्वार्टर्स में, तो ये आपका आ गया कितना? 270 डिग्री, या इसको 3 पाई बाई 2 बोलेंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो क्वाड्रेंट होता है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। 90 से 180 के बीच में जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। और आपका 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको ये भी पता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जितने भी अलाइड एंगल्स हैं, इनकी पोजीशंस देखें आप कि इनकी पोजीशंस कहाँ होगी। अब मैंने आपको जैसे बोला कि थीटा 90 और 0 के बीच में होता है, तो 90 माइनस थीटा करा। 90 में आपने जब थीटा माइनस किया, तो ऑब्वियस सी बात है आप पहले 90 गए, उसमें थीटा माइनस किए, तो आप वापस कहां पे आ गए बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 माइनस थीटा वाला जो अलाइड एंगल है, उसकी पोजीशन कहां पे होगी बच्चों? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वैसे ही आप 360 पूरा घूम गए और फिर थीटा आ गए आगे, तो फिर से कहां पहुंच गए आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 90 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, सॉरी 360 प्लस थीटा, इन दोनों की पोजीशन कहां पर है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वैसे ही आपका 90 प्लस थीटा, 90 के बाद थीटा और आ गए, तो आप कहां पहुंच गए बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में। और 180 माइनस थीटा, तो भी आप कहां पहुंच जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। फिर 180 प्लस थीटा, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। 270 माइनस थीटा, तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। वैसे ही आपका 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। 360 माइनस थीटा, 360 तक गए, उसके बाद माइनस थीटा, तो वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। और माइनस थीटा का मतलब ये होता है कि एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चल रहे थे तो प्लस में लेते हो एंगल, और अगर आप क्लॉकवाइज चलो नीचे की तरफ तो माइनस में आएगा। तो माइनस का मतलब आप नीचे आ गए, और नीचे आने का मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 एलाइड एंगल्स होते हैं, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा, है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको 9 एलाइड एंगल्स की पोजीशन क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पर आते हैं वापस, जो हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 में, मतलब 4 एंगल मैंने कॉलम 1 में रखे, और 5 एंगल जो एलाइड एंगल है वो मैंने कॉलम 2 में रखे हैं।
अब यहाँ पे कॉलम मैंने अलग अलग इसलिए बनाया है, तो याद रखना जो 90 वाले और 270 वाले अलाइड एंगल्स हैं वो उसमें जब आप यूज करते हो कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स, तो इसमें जो भी होगा बच्चों, जैसे साइन का टर्म होगा तो साइन थीटा का टर्म कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब साइन जो फंक्शन होगा साइन का फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। जैसे आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा लिखूं तो ये हो जाता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, मतलब ये साइन किस में कन्वर्ट होता है कॉस में, और अगर कॉस 90 माइनस थीटा होता है तो वो साइन थीटा हो जाता है, तो कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, तो फंक्शन कन्वर्ट होते हैं। मतलब ये जो कॉलम 1 है ये आपकी चेंज कैटेगरी है, चेंज कैटेगरी, चेंज कैटेगरी मतलब इसमें जितने भी एंगल्स हैं ये चेंज करते हैं फंक्शन, साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं और कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही आपका अगर ये एंगल किसके फंक्शन में दिया हो बच्चों, अगर ये एंगल tan के फंक्शन में दिया हो तो tan जो है वो कन्वर्ट कर जाएगा कॉट में और जो कॉट है वो कन्वर्ट कर जाएगा बच्चों tan में। वैसे ही अगर sec में दिया है तो sec का फंक्शन कन्वर्ट कर जाएगा कोसेक में और कोसेक का फंक्शन कन्वर्ट कर जाएगा sec में, इसलिए मैंने इसको कॉलम अलग अलग बनाया हुआ है। तो ये जो 90 और 270 वाले चार एंगल है ये चेंज कैटेगरी में आते हैं, मतलब चेंज हो जाएंगे, फंक्शन चेंज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में, है ना। और ये जो कॉलम 2 में 5 एंगल लिखे हैं ये आपके नो चेंज कैटेगरी के हैं, मतलब इनमें इनके फंक्शन में चेंज नहीं आएगा, नो चेंज कैटेगरी, इनमें इन फंक्शंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, है ना। टी रेशियोज विल रिमेन सेम, आप यहाँ पे लिख सकते हैं जितने भी टी रेशियोज हैं टी रेशियोज विल रिमेन सेम। अगर आपका tan है तो वो tan ही रहेगा, अगर आपका cot है तो वो cot ही रहेगा, sin है तो वो sin ही रहेगा, है ना। तो आई होप आप क्लियर हो गए होंगे, इसलिए मैंने दो कॉलम में बनाए अलाइड एंगल्स। ये कॉलम क्यों बनाए गए ये भी आपको क्लियर होगा, है ना। तो ये चेंज कैटेगरी वाले हैं जो फंक्शन में कन्वर्ट होते हैं दूसरे फंक्शन में, और ये नो चेंज कैटेगरी वाले हैं जिनमें फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब खैर तो हमने पोजीशंस की बात कर ली और हमने बता दिया कि कौन चेंज होगा कौन चेंज नहीं होगा। अब इसमें दूसरी चीज जो आपको सीखने वाली बात है कि जब भी आप चेंज करेंगे या ये वाला नो चेंज कैटेगरी वाला होगा तो उसमें साइन क्या रखेंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो उसको कॉस थीटा तो लिख दिया आपने, लेकिन उस कॉस थीटा का साइन क्या होगा वो साइन आपको इससे समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये सेकंड वाला डायग्राम बनाया है। इसमें देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है बच्चों, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, या अगर आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल है जैसे 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, तो इसमें से किसी भी टी रेशियोज को लो आप, चाहे चेंज कैटेगरी वाले चाहे नॉन चेंज कैटेगरी वाले, नो चेंज कैटेगरी वाले, तो यहाँ पर उनकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आएगी। सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए बच्चों जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक जो होता है, साइन और कोसेक वाला फंक्शन ही पॉजिटिव होता है, बाकी जितने चार टी रेशियोज हैं इन दो को छोड़कर वो सब नेगेटिव होते हैं ना, साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है। वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट, टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले अलाइड एंगल्स में आपके कॉस और सेक सिर्फ ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे टी रेशियोज नेगेटिव होते हैं ना। तो अब ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। अब इसको कैसे याद रखें, तो उसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, तो वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो कैसे रिमेम्बर, इसको रिमेम्बर करना है, याद रखना है, तो कैसे रखेंगे देखिए। उसके लिए आप एक स्टेटमेंट याद कर लीजिए, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। अब इससे क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं, एड शुगर टू कॉफी, और आपको चलना बच्चों एंटी क्लॉकवाइज है ना, मतलब पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ। और एड शुगर टू कॉफी का क्या मतलब, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूं। एड का मतलब है बच्चों ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एड मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव,
शुगर, शुगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर का मतलब है साइन, तो साइन और उसका उल्टा कोसेक, साइन और उसका उल्टा ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। फिर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, उसके लिए आपने यूज किया टू, टू, टू का मतलब टेन, और टेन का उल्टा कॉट, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सब क्या होंगे बच्चों, नेगेटिव होंगे। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉफी आ जाएगा, कॉफी का मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। तो आप स्टेटमेंट याद कर लो, एड शुगर टू कॉफी, एड का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर, शुगर का मतलब साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टू, टेन और कॉट पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉफी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, है ना। तो इस तरीके से आप चाहें तो उसको याद रख सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव होगा और कौन से नेगेटिव होंगे। और ये 9 एलाइड एंगल्स की आपको पोजीशन आप समझ में आ गई होगी कि इनकी पोजीशंस क्या होती हैं, फर्स्ट में कौन है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है, फोर्थ में कौन है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैंने जो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 90 और 270 वाले एंगल्स में चेंज आता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। और नो चेंज कैटेगरी में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, और टेन है तो टेन ही रहेगा, है ना। तो आई होप आपको बच्चों ये बेसिक किसी भी एंगल में हमें वैल्यू निकालने का जो मैंने अभी तरीका बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अब इसको निकालते कैसे, अप्लाई कैसे करते हैं, वो हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझते हैं, तो इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि जो हमने सीखा है उसे अप्लाई कर पाए, है ना। तो जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल बोलूं कि इस तरीके से, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बताओ, आपको बोला गया है कि tan 270 माइनस थीटा की क्या वैल्यू होगी, ये बताना है। तो इसको हम कैसे बताएंगे, तो हम वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि इसकी पोजीशन क्या है बच्चों। तो आपको पता चल गई 270 माइनस थीटा का जो एंगल होता है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ना, ये हमने देख लिया, पोजीशन हमने पहले देखा हुआ है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है 270 माइनस थीटा वाला। और आप देखो ये जो 270 माइनस थीटा वाला है ये चेंज कैटेगरी है कि नो चेंज है, तो देखो ये चेंज कैटेगरी वाला होता है। जो 90 और 270 वाले एंगल हैं अलाइड एंगल, वो कैसे कैटेगरी के बच्चों, चेंज कैटेगरी के। अब हमें ये देखना है कि जो tan है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो आप ऐड शुगर टू कॉफी करो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ये जो tan की वैल्यू है ये पॉजिटिव आनी चाहिए। तो हमने ये तीनों चीजें लिख ली, तो अब बड़ी ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो tan 270 माइनस थीटा को आप लिख सकते हो, ये चेंज होने वाला है, तो tan चेंज होगा कॉट में, और ये 270 माइनस थीटा हटकर थीटा हो जाएगा, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और ये हमने चेंज कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि tan 270 माइनस थीटा को कॉट थीटा कैसे लिख सकते हैं। वैसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल अगर सॉल्व करें, तो अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई आप इसको सॉल्व करो, साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, हमने पीछे पोजीशंस बनाई थी। और देखो साइन है, तो साइन तो भाई 180 प्लस जो थीटा वाला एलाइड एंगल है वो कौन सी कैटेगरी का है बच्चों, नो चेंज कैटेगरी, है ना, नो चेंज वाला है, ये भी हमें पता चल गया, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और उसके बाद ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है बच्चों, tan और cot। तो साइन है, हमें तो साइन के लिए निकालना है, तो साइन कैसा हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव, तो हमें पता चल गया कि साइन नेगेटिव आने वाला है। तो हम साइन 180 प्लस थीटा को बहुत आसानी से कितना लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव साइन आएगा और साइन का साइन ही रहेगा, तो ये 180 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो बड़े ही आसानी से हमने साइन 180 प्लस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख दिया। अब कुछ जैसे कि आपको मैं एक और एग्जांपल दूं, मैं आपसे बोलूं कि बताओ बच्चों कॉट माइनस थीटा कितना होगा, कॉस माइनस थीटा,
तो कॉस माइनस थीटा निकालने के लिए सबसे पहले देखो माइनस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फिर चेंज है कि नो चेंज है, तो माइनस थीटा वाला कौन सी कैटेगरी में आता था बच्चों, नो चेंज वाले में। और अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉट कैसा होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है सुगर, सुगर मतलब आपका सॉरी कॉफी, कॉफी का मतलब कॉस और उसका उल्टा सेक, वो दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो ये तो कॉट है, तो इसकी वैल्यू भी कैसी होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। तो हम कॉट थीटा की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू, माइनस नेगेटिव है ना तो माइनस बाहर आ जाएगा और इनटू कॉट थीटा, तो कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और उससे और समझते हैं ताकि हमें किसी भी प्रकार के एंगल में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं साइन 180 की। साइन 180 की वैल्यू आपको बहुत बार फिजिक्स में बहुत सारी जगहों पे पूछा जाएगा, तो साइन 180 की वैल्यू कैसे निकालें। तो साइन 180 के लिए हमें कुछ ऐसे अलाइड एंगल को चूज करना पड़ेगा जिससे हम निकाल पाए। तो एक तो ये हो सकता है कि साइन 180 को आप 90 प्लस 90 लिख लो, 90 प्लस 90 ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों। तो हम यहाँ पर जैसे मेथड 1, मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा और आपका आंसर सेम ही आएगा, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 180 को साइन 90 प्लस 90, तो मैंने लिख लिया साइन 90 प्लस 90। अब ये कौन सा वाला अलाइड एंगल हो गया बच्चों, 90 प्लस थीटा वाला, 90 प्लस थीटा वाला। अब जैसे ही आपने देख लिया कि ये 90 प्लस थीटा है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 हो गई, तो 90 प्लस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो आपको पता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। 90 प्लस थीटा आपको पता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और ये 90 प्लस थीटा वाला जो है वो कौन सी कैटेगरी का है बच्चों, तो आपको पता है चेंज कैटेगरी का है, मतलब साइन कन्वर्ट होगा कॉस में। और आपको पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है एड शुगर, तो साइन तो कैसा होगा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव में लाएगी, तो प्लस और साइन कन्वर्ट कर दो कॉस में, और 90 प्लस थीटा अब कितना बचेगा, थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 थी, कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आपको पता है कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कॉस 90 0 होता है। तो साइन 180 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 0। तो याद रखेंगे, ये कई बार पूछा जाएगा, कई एग्जांपल्स में काम आएगा कि साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, इसको याद रखना आप लोग। और सेकंड मेथड से अगर मैं देखूं तो आप इसको अलाइड एंगल को ऐसे ही बना सकते थे, 180 प्लस 0, 180 प्लस 0 भी तो 180 होगा ना बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 0 डिग्री, साइन 180 प्लस 0 डिग्री। अगर आप साइन 180 प्लस 0 देखते हो तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा बच्चों, साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये 180 प्लस थीटा वाला है तो नो चेंज है, नो चेंज। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन, और साइन 180 प्लस थीटा, तो कोई चेंज नहीं आएगा, साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री है, और साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। अब प्लस और माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं है, उसकी वैल्यू ही कितनी है, 0। तो देखो साइन 180 की वैल्यू फिर से 0 आ गई। तो आप किसी भी अलाइड एंगल्स का यूज करके करें, 90 प्लस थीटा वाला करें, 180 प्लस माइनस वाला करें, आप किसी भी किससे यूज करें अलाइड एंगल से, आपके आंसर सेम आएंगे, सेम एंगल वाले के आंसर बदलेंगे नहीं। तो ऐसे आप किसी भी एंगल के वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और इंपॉर्टेंट एंगल होता है cos 180, इसकी वैल्यू भी आपको आनी चाहिए। अब cos 180 की कैसे निकालें, कोई भी आप अलाइड एंगल यूज कर लो, आप चाहो तो इसमें 180 माइनस 0 करके देख लो, हम तो भाई 180 माइनस 0 करके देख लेते हैं। तो cos 180 को लिख सकते हैं 180 माइनस 0 डिग्री। अब cos 180 माइनस थीटा हो गया, ये तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो 180 माइनस थीटा अगर आपके पास है तो आपको पता है 180 माइनस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, पहली बात। फिर हमें पता है कि 180 माइनस थीटा वाला है तो नो चेंज है, मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा। और थर्ड चीज हमें ये पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन रख देंगे हम। तो अब यहाँ पे इसको वैल्यू रखेंगे, cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आनी है तो माइनस साइन रख दिया, नो चेंज आना है तो cos का cos ही रहेगा, तो 180 माइनस थीटा आपका cos थीटा हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो माइनस cos 0, और माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों,
cos 0 की वैल्यू 1 और माइनस साइन पहले से है, तो cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये वैल्यू भी आप याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। cos 180 की वैल्यू होती है -1 और sin 180 की वैल्यू होती है 0। और हम एग्जांपल्स कर सकते हैं कैसे, जैसे मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछ लूं भाई कि बताओ cos 150 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, cos 150 डिग्री की, तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे हम cos 150, कोई भी अलाइड एंगल ले लो, सबसे आंसर सेम आएगा, है ना। तो आप हम क्या करेंगे, cos 150 को चाहो तो आप 90 प्लस कर लो, 90 प्लस थीटा, तो 150 को 90 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हो आप। तो ये 90 प्लस थीटा वाला केस बन गया। अब 90 प्लस थीटा वाला है तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमें पता है। फिर cos 90 प्लस थीटा है तो कौन सी कैटेगरी है बच्चों, तो ये चेंज कैटेगरी है, ये भी हमें पता है। और उसके बाद फिर आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और cos नेगेटिव होता है, तो मतलब नेगेटिव साइन आएगा। तो सबसे पहले हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, फिर हमें चेंज करना है, फंक्शन चेंज करना है, तो cos आपको पता है किसमें चेंज होगा बच्चों, साइन में। और 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो माइनस साइन 60। तो cos 150 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो -√3/2। तो इस तरीके से आपने cos 150 की वैल्यू भी निकाल ली, कितनी निकाल ली, -√3/2, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई बताओ कि इसकी क्या वैल्यू होगी, एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछा जाए कि भाई sec 135 की वैल्यू बताओ, sec 135 डिग्री, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, कोई भी अलाइड एंगल ले लो, आप 90 प्लस वाला भी ले सकते हो और 180 माइनस वाला भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। जैसे हम ले लें 180 माइनस वाला करके देख लेते हैं, तो इसका आंसर होगा sec 180, 180 में से कितना माइनस करोगे बच्चों, 45, तो आपका 135 बचेगा, है ना। 180 में से 45 अगर आप माइनस करोगे तो 35 डिग्री बचेगा, 135 बचेगा। तो इसको इक्वल्स टू लिख सकते हैं। अब देख लो 180 माइनस थीटा है ये, तो 180 माइनस थीटा मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट, फिर आपका ये चेंज कैटेगरी की नो चेंज, तो 180 वाले जो एलाइड एंगल्स होते हैं वो नो चेंज में आते हैं, तो नो चेंज मतलब सेक का सेक ही रहेगा। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिख देंगे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक उसका उल्टा वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे सेक आया है तो सेक नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हमें माइनस साइन रखना पड़ेगा, सेक का सेक ही रहेगा, और 180 माइनस थीटा में से थीटा आ जाएगा, तो थीटा आपका कितना है बच्चों, 45 डिग्री। अब सेक 135 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब सेक 45 हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, सेक किसका उल्टा था, कॉस का, तो 1/cos 45 हो गया, और cos 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√2, तो √2 ऊपर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा -√2, है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत आसानी से जो ग्रेटर देन 90 डिग्री वाले एंगल्स हैं उनके लिए हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। जैसे एक लास्ट एग्जांपल और मैं आपको करा देता हूं, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, कैसे वैल्यूज निकालेंगे। मतलब ये क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे आपको फिजिक्स में, लेकिन फिजिक्स के जो क्वेश्चन होंगे उनमें ये यूज होगा। तो अगर आप ये निकाल ही नहीं पाओगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा आपसे, है ना। इसलिए निकालना जरूरी है, और बहुत तेजी से निकालना जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन कुछ और होगा, और वो जल्दी तभी सॉल्व होंगे जब आप इसको जल्दी निकालना सीखेंगे। इसलिए आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें इसकी और निकालना सीखें, ताकि आपको बहुत तेजी से इसको निकालना आ जाना चाहिए। जैसे कि एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं बस, उसके बाद ये एलाइड एंगल का कंसेप्ट हम खत्म करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ tan 420 की वैल्यू, tan 420, ये तो 420 हो गया, थोड़ा अच्छा नंबर नहीं है, फिर भी निकाल के बता दो 420 की क्या वैल्यू होगी, tan 420। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई भी एलाइड एंगल यूज कर लो, हम 360 प्लस थीटा यूज कर लेते हैं, 360 से ज्यादा है ना तो 360 प्लस थीटा करना पड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 360, और 360 में आप 60 जोड़ोगे तो बच्चों क्या आएगा, 420 आ जाएगा, है ना। तो tan 360 प्लस थीटा, अब आपको पता है 360 प्लस जो थीटा होता है वो आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो हमें पता है।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये चेंज कैटेगरी की नो चेंज बच्चों, तो 360 वाला नो चेंज होता है, तो 10 का 10 ही रहेगा। और ये कौन सा वाला है बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर पॉजिटिव, तो 10 भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे प्लस 10 और 360 प्लस थीटा में से थीटा आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो बताओ बच्चों tan 60 की वैल्यू क्या होती है, ये तो आपको पता है, मैंने पहले वैल्यूज लिखवाई हुई है, √3। तो tan 420 की वैल्यू आपकी हो जाएगी √3। तो आई होप आपको एलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कैसे लगाते हैं ये भी क्लियर होगा, और आपको अब फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल आएगा और उसमें कोई भी उटपटांग एंगल आएगा तो उसकी वैल्यूज आप निकाल लेंगे, है ना। अब कई बार क्या होता है ना बच्चों, देखो कि आपको जब फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये सवाल जो है वो बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं। जैसे कि आपको पूछ लिया कि भाई 10 मान के चलिए 28 डिग्री, ऐसा कुछ आ गया, और किताबों में इसका आंसर भी दे देते हैं वो 10 28 डिग्री का, लेकिन हम कैसे निकालेंगे सर, क्योंकि अगर किताब में आंसर दिया है तो हमें निकालना पड़ेगा, और हमारे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जब भी ऐसे एंगल आएंगे जो स्टैंडर्ड नहीं है, जिनकी वैल्यूज आपको पता नहीं है, कुछ ऐसे एंगल्स होंगे जैसे 15 डिग्री 22.5 डिग्री, अगर ऐसे एंगल आ जाते हैं, वो स्टैंडर्ड भले ही नहीं है लेकिन उनको निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा। लेकिन ऐसे एंगल जिनको हम बिना कैलकुलेटर के निकाल ही नहीं पाएंगे, तो उनको निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप क्वेश्चन में आंसर को ऐसे ही छोड़ देना, और अगर उसको क्वेश्चन को एग्जामिनर को क्वेश्चन को सॉल्व ही कराना होगा तो इसकी वैल्यू आपको ब्रैकेट में लिख के दे देगा। कहाँ लिख के दे देगा बच्चों, ब्रैकेट में, आपको क्वेश्चन में लिख के दे देगा। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले के समय में, कि वो अगर इनकी वैल्यूज लिख के नहीं देते थे तो आपको टेबल दे देते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो बच्चा वो टेबल देखकर क्या कर देता था, क्वेश्चन पेपर में अटैच होता था वो टेबल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखकर वो आंसर लिख देता था। लेकिन आजकल क्या है कि 2-3 सालों से ना टेबल दी जाती है, और कैलकुलेटर तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, तो जब भी ऐसी वैल्यूज आएंगी तो फिर उनका आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए परेशान मत होगी सर किताब में दे दिया, हमें नहीं निकालना आता। अरे कोई नहीं निकाल सकता भाई, ऐसी वैल्यूज बिना कैलकुलेटर और बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के कोई भी नहीं निकाल पाएगा, है ना। और इतनी सारी वैल्यूज आप याद भी नहीं कर सकते, ऐसे तो इन्फिनाइट वैल्यूज हैं, हर 28.1 डिग्री भी होगा, 28.2 डिग्री भी होगा, ऐसे तो इन्फिनाइट वैल्यूज है, तो आप इन्फिनाइट वैल्यूज को थोड़ी ना याद कर लोगे। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर टेबल ना दी हो, क्वेश्चन में गिवन ना हो इसकी वैल्यू, तो आप आंसर में यही छोड़ देना, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अगर वैल्यूज आपको गिवन है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है। या कभी कभी क्या करेंगे, आपको जैसे 1028 आ गया, अब आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, तो वो ब्रैकेट में लिख के देगा भाई कि sin 28 कितना होता है, sin 28, वो उसने कुछ भी वैल्यू दे दी, मान लो a/b है ना, ऐसा कुछ वैल्यू दे दिया, और बोला कि अब आपको क्वेश्चन में tan 28 यूज करना है और sin 28 दिया है, तो आप घबराओ नहीं, sin 28 से tan 28 निकल आएगा बहुत आसानी से। अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जब भी sin 28 दिया होगा और tan 28 निकालना होगा तो आप ट्राइंगल बना लिया करो, ट्राइंगल, उसमें ये एंगल 28 डिग्री हो गया। अब आपका क्या दिया है बच्चों, sin 28, और sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर a हो गया और हाइपोटेन्यूज b हो गया, तो आप बेस पता चल गया आपको, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो अब आपको tan 28 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 28 की वैल्यू इसी ट्राइंगल से हम निकाल लेंगे भाई, वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी a/√b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इस तरीके से आप चाहें तो वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर वैल्यू हमें पता है तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप सिंपली ट्राइंगल बना लिया करो और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख लिया करो, तीसरी साइड आपको मिल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कभी भी एंगल के जो सवाल होंगे आपके क्वेश्चंस में उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, है ना। या तो स्टैंडर्ड एंगल्स होंगे, एलाइड एंगल्स होंगे, उनको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है, और अगर स्टैंडर्ड एंगल्स ना हो तो या तो वो कुछ वैल्यूज देंगे, और अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यूज नहीं दिए तो आप आंसर को एज इट इज छोड़ देना,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के करस्पॉन्डिंग में, है ना। और बाकी कुछ और जो स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं उनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा दूंगा। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। तो हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सीखेंगे।